हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, ये 8 क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग सब पढ़ रहे होंगे और समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी एवरीवन 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। जो महारानी उस टाइम थी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यानी जो महारानी एलिजाबेथ थी ना, उसको हमारे देश के हिंदुस्तान के किसी राजा से उन्हें एक फरमान मिला, ठीक है, मतलब इजाजतनामा मिला। और तो उसे इजाजतनामा मिला, पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिला उसको, ठीक है, पूर्व साइड है। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, वो एक अकेला रहेगा। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ये देखिए, और एवरीवन यहाँ पे देखिए, आपको ये मैप दिख रही है, ठीक ना। देखिए, यह है ब्रिटिश आइसलैंड। यहाँ से हमें पहले रोड से व्यापारिक क्रियाकलाप नहीं होती थी, ठीक है। जो होती थी आपकी समुद्री रास्ते से ही होती थी। देखिए, यहाँ से ही आपके यहाँ देखिए इंडिया यहाँ पे है, इंडिया पे जाया गया है, ठीक है। समुद्री मार्ग से ही पहले जाते थे और व्यापार करते थे, फिर रिटर्न समुद्री मार्ग से ही जाते थे, ठीक है। लेकिन ये सारे दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। यहाँ पे जो पुर्तगाली आप देख रहे हैं, वास्को डी गामा, पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा, उन्होंने ही पहली बार भारत का पता लगाया था। कब? 1498 में। ये जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आपको जो गुड होप, केप ऑफ गुड होप दिख रही है ना, यहाँ से जल समुद्री रास्ते से ही यहाँ पे वास्को डी गामा इंडिया पे आए थे। तब समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयां की शुरुआत कर दी और 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी की जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। और यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था।
आइए देखिए ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1650 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहाँ पर उसके दफ्तर थे, उनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता, जिसे अभी कलकत्ता के नाम से जानते थे, जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर किसी निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल में नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधार का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया।
महान्यायालय, कच्चा ईस्ट इंडिया हाउस और लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। यहाँ पे ये सभा। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वो मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी की सर पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती है? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी को विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो 1714 एवरीवन पलासी का प्रथम युद्ध और ये बक्सर की लड़ाई एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवानी मिलने खुद ही नवाब। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत दीवाना नियुक्त कर दिया और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने की प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो यानी दीवानी एवरीवन आपके मूल्य से संबंधित होती है, जो हम लोग राजस्व वगैरह जो देते थे अधिकार, ठीक है, मतलब आपकी संपत्ति अधिकार, ठीक है, नहीं मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य
कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास चेन्नई आया तो 1768 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 से 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैलते भ्रष्टाचार को खत्म करने का मौका सौंप दिया गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर ली। अपने कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए और बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। ये भारत शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्होंने लोग अक्सर नए अमीरों को सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। हेलो एवरीवन, और ये ना हम लोग ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक करते हैं क्योंकि बहुत लंबा है एवरीवन, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो प्लीज़ यहीं तक पढ़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन। सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगी आपकी। बाय बाय।